बीते दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी करेगी जांच। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज देने की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य कर्मियों, निर्वाचन कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 से अधिक आयु के लोगों को लगाई जाएगी एहतियाती डोज। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर दिखा उत्साह। टीका लगवाने के बाद छात्रों ने कहा, अब हम हैं सुरक्षित, बिना टीकाकरण के नहीं जीती जा सकती कोविड संक्रमण से जंग। और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। इस बीच नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी चुनाव आने से पहले एक बार फिर हुआ तेज। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। बीते दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा चूक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी जांच करेगी। कल सर्वोच्च न्यायालय में इस मसले पर हुई सुनवाई के बाद यह बात सामने आई है। इस बीच सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने फोन कर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दी है, ऐसी खबर सामने आई है। SFJ ने दावा किया है कि उसी ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री के दौरे में अवरोध पैदा किया था। संगठन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी। सोमवार को सुरक्षा चूक का मसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा तो सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जा रहा है जो पूरे मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस उच्च स्तरीय जांच आयोग में DG चंडीगढ़, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट, NIA के अधिकारी और पंजाब पुलिस के अधिकारी सम्मिलित होंगे। इस जांच समिति के काम के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार की जांच समिति कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह और पंजाब सरकार की ओर से DS पटवालिया सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। इस दौरान पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार की ओर से गठित पैनल के अध्यक्ष पर ही सवाल उठाए गए हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए अपनी ओर से कमेटी का गठन करे, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। पंजाब सरकार के वकील ने पंजाब के अधिकारियों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर भी सवाल उठाए, जिसके जवाब में केंद्र के वकील तुषार मेहता ने साफ किया कि ये कारण बताओ नोटिस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले जारी किए गए थे। मेहता ने कहा कि जो नोटिस मुख्य सचिव और DGP को जारी हुए हैं उसका कानूनी आधार है। मेहता ने SPG रूल बुक के प्रावधान पढ़ते हुए कहा कि सड़क के बारे में सही जानकारी देना DGP का काम था, सड़क ब्लॉक हो तो एक रास्ता खुला रखना प्रशासन का काम था। मेहता ने यह भी कहा कि DGP और मुख्य सचिव या उनका प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ चलता है, ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, सुरक्षा में समन्वय का हिस्सा है। जानकारी के अभाव में प्रधानमंत्री का काफिला उस जगह के बिल्कुल पास पहुंच गया था जहां सड़क ब्लॉक थी। केंद्र ने यह भी कहा कि ये कोई अचानक हुआ दौरा नहीं है, पंजाब के उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, ये भी पता था कि मौसम खराब हुआ तो PM सड़क से भी जा सकते हैं। 4 जनवरी को इसकी रिहर्सल भी हुई थी। केंद्र की ओर से कोर्ट के सामने ये भी कहा गया कि केंद्र की समिति को जांच करने दीजिए, जांच में जो भी तथ्य निकलते हैं उन्हें केंद्र की समिति 3 हफ्ते के भीतर कोर्ट में रखेगी, फिर कोर्ट तय करेगी कि क्या करना है। साथ ही जिन केंद्र के अधिकारियों पर राज्य सरकार को आपत्ति है उन्हें बदला जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच पैनल गठित करेगा। इस जांच पैनल की अगुवाई एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे। कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच बीजेपी का इस मामले में पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमला जारी है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे के पूरे साजिश में, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में कहीं न कहीं जो है वो सुई जो है कहीं और जा रही है। और मुझे लगता है कि आप जो है वो कभी जो है गिनाने लगेंगे कुर्सियां। अरे आप कुर्सी गिनाते रहो, देश आपकी जो है करतूत गिन रहा है। क्रिमिनल क्राइम जो आपने किया, जो करने में जो है वो जिन लोगों के उसमें चेहरे बेनकाब हो रहे हैं उन पे आप कैसे नकाब डाल सकते हैं? जो चूक हुई उसके लिए पूरी तरीके से पंजाब की सरकार, वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस जिम्मेदार है। और जिस प्रकार के बयान वहां के मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो अपने पद की और अपने कार्यालय की गरिमा को नीचा कर रहे हैं।
पीएम की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच ही खबर आई कि सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने फोन कर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दी है। एसएफजे ने दावा किया है कि उसी ने 5 जनवरी को पीएम दौरे में अवरोध पैदा किया था। संगठन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कल से कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाने की एक बड़ी शुरुआत हुई है। देश में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए ये शुरुआत हुई है, जिन्हें अन्य बीमारियां हैं। उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज की कल से शुरुआत की गई है। तो वहीं 3 जनवरी से चल रहा बच्चों का वैक्सीनेशन भी लगातार देश में रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अब तक देश में 152 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने आज एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। देश में सोमवार से कोरोना टीके की तीसरी एहतियाती खुराक लगने लगी है। एहतियाती खुराक की शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए हुई है, जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशनरी डोज लगाने का ऐलान किया था और आज पहले ही दिन देश भर में इसके लिए बड़ा उत्साह देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में तमाम सेंटर्स पर हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने तीसरी खुराक लेने के बाद खुशी जाहिर की। हम तो 100% कॉन्फिडेंट हैं। पहले भी 2 डोज ली थी, हम तब भी श्योर हो गए थे। आज भी एक विश्वास है कि हम सेफ हैं। जितनी अपनी सेफ्टी की जाए, स्टेट की, गवर्नमेंट की, सेंटर की, उससे फायदा ही फायदा है। अगर ना ले आदमी तो बात दूसरी है, वैसे लेना चाहिए और जरूरी है लेना। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में कोरोना का एहतियाती टीका लगाया गया। कोरोना टीका देने के लिए 6 टीका केंद्र अस्पताल बनाए गए हैं, जहां पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीकों की खुराक दी जा रही है। वैक्सीनेशन के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया है। As the government has announced the precaution dose and children dose, we have to increase the capacity. We are having sufficient amount of stock of vaccines. We are having sufficient amount of staffs who can deliver the vaccines, and we are having separate arrangement. ये 4 तस्वीरें कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और बिहार की हैं, जहां कोरोना की तीसरी डोज के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला और फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर बुजुर्गों ने कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार बताया। अहमदाबाद, वाराणसी और मुंबई जैसे देश के तमाम शहरों में भी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आगे आकर वैक्सीन लगवाई। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान में तमाम राज्य सरकारें भी आगे आई हैं और वैक्सीनेशन अभियान की निगरानी करके इसे तेज गति प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एहतियाती डोज के अभियान के शुरू होने के मौके पर कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन किया, तो वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 जनवरी तक 15+ यानी 15 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीन दे दें। ये युद्ध स्तर पर चल रहा है। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस अभियान के साथ हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह वैक्सीन ही कोरोना से सुरक्षा कवच का सर्वोत्तम उपाय है। मित्रों, कोविड से हमारा युद्ध है जो जनता के, स्वयंसेवी संगठनों के, धर्मगुरुओं के, जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन और हमारे कर्मचारियों के सहयोग से हम लड़ रहे हैं। 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल के बच्चों के कोरोना टीकाकरण के अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है, जो लगातार रफ्तार पकड़ती जा रही है। फर्स्ट डोज लिए, अच्छा लगे, मतलब लेना चाहिए। आज हम लोग वैक्सीनेशन हो रहा है, जो एलिजिबल है सबको लगा रहा है। इतना कुछ तो है नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन हो रहा है, जो हम लोग के लिए अच्छा होगा। आज हम फर्स्ट डोज लिए, अच्छा है, आप लोग भी लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना यहाँ पर, तो अब लेने से आप लोग वैक्सीनेट भी हो जाएगा, तो जहाँ भी जा सकते हैं। आज फर्स्ट डोज लिया है, वैक्सीन अच्छा लग रहा है हमको। देश में अभी तक कुल 152 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीकों की खुराक लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों के साथ बैठक करके संक्रमण को रोकने के लिए और प्रभावी कदम उठाने पर रणनीति बनाई है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ
अन्य मेडिकल छात्रों की सेवाएं लेने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी पकड़ रहा है। कोरोना की ताजा स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव एवं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना की स्थिति से निपटने की तैयारियों और इससे संबंधी दूसरे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में दैनिक संक्रमण मामले और दर चिंताजनक हैं। सरकार और प्रशासन संक्रमण चेन को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की सोमवार को बैठक हुई। DDMA ने मौजूदा कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा की। DDMA ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान परिदृश्य में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं और दिल्ली को लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। इस बीच कोविड के बढ़ते मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट सहित BSc और MSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स को ड्यूटी पर लगा सकते हैं। केंद्र ने कहा है कि दूसरी लहर में सक्रिय मामलों के 20 से 23% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। वहीं ताजा लहर में सक्रिय मामलों के 5 से 10% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में तेजी से बदलाव आए। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय मामलों, घर में रह रहे और अस्पताल में भर्ती मामलों पर निगरानी रखने को कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि सभी हेल्थ केयर वर्कर का इस्तेमाल ऐसे किया जाए ताकि जरूरत को पूरा किया जा सके और संक्रमण से उनका बचाव हो। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। हमारे पास अभी स्थिति बिल्कुल काबू में है। हमारे पास जितने भी बेड्स हैं बहुत कम अभी पेशेंट एडमिट हुए हैं। सारे पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं जिनको कि होम आइसोलेशन एडवाइस किया जाए। उधर हालात को देखते हुए तमाम राज्य सरकारें पाबंदियां लगा रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजनों के लिए SOP जारी की। केवल 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता दोनों में से जो भी कम हो उसकी अनुमति दी गई। वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है, जो कि 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर बात आंकड़ों की करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 46,569 लोग स्वस्थ भी हो गए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 7,23,619 हो गया है। एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ लोग बेपरवाह होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली में बाजारों को फिर से खोला गया। सरोजनी नगर बाजार में काफी भीड़ दिखी। वहीं अमृतसर के शास्त्री बाजार में भी सोमवार को लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का पालन भी नहीं किया। कुल मिलाकर कोविड के हालात को देखते हुए सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इटावा के अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज HMS इस्लामिया इंटर कॉलेज में लगभग 400 विद्यार्थियों को टीका लगाया गया। इन बच्चों में से अधिकांश मुस्लिम समुदाय से आते हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य गुरफान अहमद का कहना है कि कोरोना से बचने का एक ही साधन है, कोरोना का टीका। इसलिए हम कॉलेज में सभी बच्चों को यह टीका लगवा रहे हैं और अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहने के लिए अपने बच्चों को अवश्य टीका लगवाएं। और 400 से ऊपर बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ किया गया है जी, जिसमें 76 बच्चियाँ थीं और 300 समथिंग बच्चे हैं। और ये जिलाधिकारी महोदया के आदेश पर आज मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया। संडे में छुट्टी होने के बावजूद भी आज सारे कॉलेज ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्य को किया है और बच्चे भी बड़े उत्साहित होकर यहाँ पर आए हैं। और आज की तारीख में हमारे यहाँ 66% जो है वो वैक्सीनेशन आज ही के दिन हो गया है। बाकी जो बच्चे हैं आगे करा दिया जाएगा।
जनपद अलीगढ़ में माता पिता से जिद करके किशोर कोरोना रोधी टीका लगवा रहे हैं। साथ ही टीका लगवाने में किशोरों में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि हम टीका लगवाने के बाद बहुत खुश हैं। अब हमारे भी टीका लग गया है, हम भी सुरक्षित हैं। अब ट्यूशन, स्कूल भी जा सकेंगे। कोरोना टीकाकरण के बिना कोरोना वायरस से जंग नहीं जीती जा सकती। जिले में 341 टीका लगाई गई हैं। सीएमओ नीरज त्यागी का कहना है कि अब तक लगभग 66,000 किशोरों को टीका लगाए गए हैं। जिले का लक्ष्य 2,57,671 है। जल्द ही लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। कि अभी तक का हमारा अचीवमेंट है वो हमारे लक्ष्य का लगभग 25.73% है और सभी स्कूलों के माध्यम से, सभी स्कूलों के सहयोग से हम इसे जल्द से जल्द पूरा करें। मैंने अपने वैक्सीन लगवाई है, जिसके वजह से हम स्कूल नहीं आ पाते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे। तो मैं अपील करती हूँ अपनी सहेलियों से कि आप लोग भी अपना टीकाकरण करवाएं और इसके वजह से हम अपने पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ आप लोग भी अपना टीकाकरण करवा लीजिए। मेरे आज वैक्सीन लगी है और दूसरी वैक्सीन 28 दिन बाद लगेगी और मैं अब कहीं भी मैं फ्री हूँ, मतलब कहीं आ जा सकती हूँ और अच्छे से मैं अपने पेपर एग्ज़ाम दे सकती हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने पहली वैक्सीन डोज लगवाई है और वैक्सीन डोज लगवाने से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब 28 दिन बाद मैं दूसरी डोज लगवाऊंगी जिससे मैं अपनी एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से दे सकूँ। आज हम बहुत खुश हैं कि हमने वैक्सीनेशन कराया है। हम ट्यूशन भी जा सकते हैं और स्कूल भी जा सकते हैं। मैं सभी बहनों से अपील करती हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को भगाएं। प्रयागराज जिले में कोरोना के लगातार पॉजिटिव केस में इजाफा होने की वजह से जिला प्रशासन ने बेली अस्पताल को पीकू अस्पताल बना दिया है। अब यहां केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ही दाखिला किया जाएगा। ओपीडी सेवा को अब यहां बंद कर दिया गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर किरण मलिक ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जिला प्रशासन ने अस्पताल की ओपीडी बंद करके यहां पीकू वार्ड बना दिया है। साथ ही कोरोना वार्ड भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो संयम रखने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ की जगहों से बचें और होम आइसोलेशन में रहें। देखिए, ऐसा है जनरली देखा जा रहा है इस बार जो पेशेंट्स इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें सीवियरिटी कम है, लेकिन इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए हमको एक चीज़ का तो ख्याल रखना है कि हम जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ को धोना, सैनिटाइजेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है बचाने के लिए। तीसरी लहर के लिए जनता को ये मेरा मैसेज है कि जो है बिल्कुल घबराए नहीं, किसी तरह का कोई पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि लक्षण वाले जो है केसेस वो कम हैं। तो इसलिए जिनको बहुत हल्का लक्षण है या बिना लक्षण वाले हैं वो हॉस्पिटल की तरफ ना भागें, वो अपने घर पर रहकर काढ़ा, व्यायाम और पौष्टिहार से जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर वो ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें तीसरे लहर में जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सेकेंड वेव में 25 मई को हमको कोरोना पॉजिटिव में हुआ था और सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन वीकनेस बहुत थी। ये कोरोना है जो कि केस इस समय बढ़ रहे हैं, जो तीसरी लहर संभावित है। तो आपसे अनुरोध है सबसे कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और हाथ को साबुन से धोते रहें। अगर बाहर जाएं सैनिटाइजर्स लेके जाएं और लोगों से दूरी बनाए रखें। हमको कोविड हुआ था तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में सिम्टम्स दिख रहे थे और काफ़ी उस टाइम पे दिक्कत हुई थी। तो वो शायद मेरी गलती रही होगी कि मतलब सारे जो इतने कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उनको अच्छे से ना फॉलो करने का। तो अभी जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लिए मास्क नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए और आपसे जुड़े जितने लोग हैं
उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए। और जितनी भी गवर्नमेंट की कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव की जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको फॉलो करें। 5 चुनावी राज्यों में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। तमाम राजनीतिक दल बैठकों के माध्यम से जहां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाने पर माथापच्ची कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षियों को घेरने की रणनीति पर भी मंथन जारी है। इस बीच नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी चुनाव आने से पहले एक बार फिर से तेज हो गया है। 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहें राजनीतिक दलों पर टिक गई हैं, जिनकी तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जानी है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, तो साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। उन्होंने फिर चुनाव आयोग को लिखा है कि जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको हटाया जाए। तो रोज वो बहाने ढूंढ रहे, जिससे 10 मार्च को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए मैंने बताया था, ये चुनाव आयोग कर लेता तो हम लोग हारते नहीं। तो ये एक उनकी हारने के बहाने उनके इकट्ठे हो रहे हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, खासकर राज्य में अभी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संक्रमण को ज्यादा से ज्यादा रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को काम करना चाहिए, झूठी बातें नहीं लूटनी चाहिए। इस बीच यूपी बीजेपी मंगलवार से राज्य में संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि पार्टी गांव-गांव बूथ स्तर तक जनता से संपर्क करेगी। पार्टी ने तय किया है कि महिला संपर्क अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान, सामाजिक संपर्क अभियान, विधानसभावार, मंडलवार, शक्ति केंद्र और बूथ हम उस स्तर पर प्रवास करेंगे और कार्यक्रम के तय किए हुए योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान किया है। गोवा में भाजपा को दोहरा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के कैबिनेट मंत्री और विधायक माइकल लोबो ने इस्तीफा दे दिया है। लोबो के इस्तीफे के बाद शाम होते होते एक अन्य भाजपा विधायक प्रवीण जांतिया ने भी विधायक पद से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ दी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी सियासी पारा चढ़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य के लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर चुनाव आयोग के फैसलों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है, जबकि मुख्यमंत्री ने इससे साफ इनकार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंत्रियों ने, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम देश के अग्रणी राज्य बनेंगे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उसको बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता हमारे कदम से कदम मिलाएगी। कुछ ऐसी पोस्टिंग्स की कॉग्निजेंस उत्तराखंड के मीडिया ने ली है और हमें संतोष है इस बात का कि देयर इज ए विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक विजिलेंट नागरिक के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, अपनी लीगल ड्यूटी को पूरा करना है। फिलहाल चुनाव आयोग की घोषणा के बाद चुनावी राज्यों में ठंड में भी पारा चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक में उपस्थित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ साथ उपस्थित पत्रकारों को उन्होंने जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लग गई है। प्रत्याशियों सहित अन्य लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना है। मीडिया को भी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से ही चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री को प्रचारित करना है। वहीं प्रत्याशियों को भी अपने खर्चे की संपूर्ण जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवानी है। इसके साथ ही वाराणसी में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी।
वाराणसी जनपद में जो निर्वाचन की आचार संहिता जारी हुई है और उस आचार संहिता में क्या क्या नियम अब सब पे लागू हो गए हैं और इसी के साथ हमारे वाराणसी में किस किस मेजर डेट में क्या क्या मेन एक्टिविटी होनी है, इसी सब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि मीडिया के बंधुओं के माध्यम से वो सारी चीज़ें जनता तक पहुंच जाएं। हमारे पोलिंग कर्मचारी, पोलिंग मशीनरी भी होती है और साथ ही साथ पब्लिक भी होती है जिनकी उत्सुकता रहती है डेट्स को जानने में। साथ ही कैंडिडेट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट हैं उनके साथ साथ राजनीतिक दल होते हैं, उन तक सारी सूचनाएं पहुंच जाएं कि वाराणसी में इलेक्शंस को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। वही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि हमारे पोलिंग स्टेशंस की क्या व्यवस्था है, वोटर लिस्ट की क्या व्यवस्था है, वोटर लिस्ट के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं जैसे हमारी ट्रेनिंग्स हैं, पोलिंग पार्टी का डिस्पैच है, काउंटिंग है, वो कहाँ से की जाएंगी, किन तारीखों में की जाएंगी, नॉमिनेशन से लेके और फार्म के वापस लेने तक की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किन किन जगहों पे नॉमिनेशंस होंगे, वो सारी चीजें बताई गई हैं। साथ ही आचार संहिता के मेन बिंदु क्या हैं, प्रत्याशियों पे क्या लागू होता है, कर्मचारियों पे क्या लागू होता है, मीडिया पे क्या लागू होता है, वो बताया गया है। हमीरपुर जनपद में बीते दिनों हुई बारिश और ओलों से किसानों की फसलें चौपट हो गईं। जनपद के राठर क्षेत्र के ग्राम ओडेरा, नोहाई, सैदपुर, मवई, गलिया, बसेला सहित क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बेमौसम बारिश होने से और ओले के कहर ने रबी की फसलें गेहूं, मटर, चना, मसूर, सरसों, अरहर सहित सब्जियों की फसलें तबाह हो गईं। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकारों से फसलों का मुआवजा शीघ्र दिए जाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को जांच के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ओरा गिरा, शाम के 9 बजे मेरे गांव में ओरा गिरा है। रातपुरा, गलिया मौजा, गोविंदपुरा और आपका कुलरिया हार, रातपुर में ये मेरे चारों जो तीनों जो है मतलब हार मेरे ध्वस्त हो चुके हैं। कितने परसेंट फसल खराब हो चुकी है? मेरी 80% से क्या 90% से मानिए आप, 10% इसका जो मतलब अब मेरे खेतों में हरा हरा वो पड़ा है, वो फसल का हरा हरा जो है 10% वो जो है 10% जो है फसल नजर आ रही है। कल रात में 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक गिरा, अभी तक घुला नहीं है। इससे फसलों का 95 से 100% नुकसान है। अभी बारिश हो रही है और किसान रोड पे आ गया है। ये शासन प्रशासन द्वारा जो उचित मुआवजा मिले। रात्रि में अचानक बेमौसम से और भारी मात्रा में जो प्रकृति की कहर से 100 से 150 ग्राम का ओरा गिरा हुआ है, जिसमें किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। देश के पहाड़ी और उत्तरी मैदानी राज्यों में इन दिनों ठंड का सितम जारी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में जहां बर्फबारी जारी है, तो मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर ने सामान्य जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। मौसम के सितम के चलते कई राज्यों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। एक और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। शहर की सबसे ऊंची चोटी जाखू ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वीकेंड पर शिमला घूम आनंद उठाया। शिमला से अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बीते दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी करेगी जांच। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज देने की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य कर्मियों, निर्वाचन कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 से अधिक आयु के लोगों को लगाई जाएगी ये एहतियाती डोज। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर दिखा उत्साह। टीका लगवाने के बाद छात्रों ने कहा, अब हम हैं सुरक्षित, बिना टीकाकरण के नहीं जीती जा सकती है कोविड संक्रमण से जंग। और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। इस बीच नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी चुनाव आने से पहले एक बार फिर हुआ तेज। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।